स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल? यस हाँ, इज द स्क्रीन विजिबल? यस ओके। चलो, आज का जो टास्क है हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताओगे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे बेसिक अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे? बोलो स्टूडेंट्स, बोलो स्टूडेंट्स। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position. यस, द एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिखें, सबसे बेसिक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनर्जी पॉजेज है ना, एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी। बात समझोगे स्टूडेंट्स? एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं, बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ऑफ इट्स पोजीशन ऐसे बोल सकते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऐसे बोल सकते हैं। एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम क्यों बोल रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के लिए सिर्फ बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, इस अगर हम लोग इस डेफिनेशन से बात करें। सिस्टम है ना, यहाँ पे सिस्टम इस तरीके से। बाद में हम आपको समझाएंगे कि बेसिकली सिस्टम क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का निकलता है, कोई भी इंडिविजुअल बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है ना। उस हम धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर सोचा जाए तो हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हम आपको बताएं कि अगर हम लोग यहाँ पर सपोज एक ऐसा एक सरफेस ले लिए, राइट, और इस सरफेस में अगर हम आपको बोले यहाँ पर, अगर इस सरफेस में अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को मान लो कि पहले ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो जब भी हम लोग कोई भी पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो जब सरफेस पे, मतलब मान लो कि हम लोग ऐसा अज्यूम कर लिए कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, राइट। सो बात को समझोगे स्टूडेंट्स ध्यान से। तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे, ज़ीरो। ये तुम्हारे पास बॉडी है, जब ये सरफेस पे था तो इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इस बॉडी को यहाँ से हम ऊपर लेके गए, कहाँ से ऊपर लेके गए, बात समझोगे। जैसे हम इस बॉडी को यहाँ से ऊपर ले करके गए, इस तरीके से इतना ऊपर ले करके गए इस जगह से, जैसे हम बॉडी को ऊपर लेके गए तो मान लो कि तुम्हारा जो ये बॉडी है वो कुछ इस जगह पे पहुँचा, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ उठाए, है ना, इस तरीके से सोचा जाए। तो जैसे हम बॉडी को ऊपर लेके गए तो ऑब्वियसली मान लो कितना ऊपर लेके गए, तो आपको ये समझना होगा कि मान लो कि h हाइट ऊपर लेकर के गए इस तरीके से। तो मान लो दिस इज़ अ h हाइट ऊपर लेके गए इस बॉडी को। इस बॉडी का मास हमने क्या कंसिडर किया, मान लो इस बॉडी का जो मास है ये हमने m कंसिडर किया, ओके। और जैसे हम इस बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इस बॉडी पे दो फोर्स काम करेगा। अगर हम इस बॉडी पे फोर्स का बात करेंगे तो मान लो कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास एक बॉडी है, वही वाला बॉडी है। इस बॉडी पे दो फोर्स कौन कौन सा काम करेगा स्टूडेंट्स, तो सोचोगे ध्यान से। ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे दो फोर्सेस काम करेगा, कौन कौन सा, एक इसका वेट नहीं, दो फोर्स नहीं, इसमें वेट फोर्स ही काम करेगा, दो फोर्स क्यों बोल रहे हैं, तो मान लो इसके पास एक वेट फोर्स काम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है इस बॉडी को हमने ऊपर लेके गया, तो जैसे हम ऊपर लेके गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हुआ, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसमें h डिस्प्लेसमेंट कराए, मतलब इसको सरफेस से h हाइट ऊपर लेके गए, तो ऑब्वियसली बात है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कराए, तो h डिस्प्लेसमेंट कराए, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो बताओ अगर हम लोग इस जगह पे वर्क डन पे बात करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क डन W इज इक्वल टू, बोलो स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, हाँ, माइनस mgh। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो फोर्स का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे mg है, s का वैल्यू आपको दिख रहा है h, और थीटा जो है आपको दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री है स्टूडेंट्स, जिससे हम लोग यहाँ पे लिख दिए दिस इज एज कॉस 180 डिग्री। तो आपको ऐसा दिखा कि W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस mgh। तो अगर आपको ध्यान से सोचो तो ये जो आपके पास वर्क डन आया यहाँ पे, बात समझोगे, ये जो वर्क डन आया दिस इज व्हाट, इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी ऐसे बोल सकते हैं।
सो वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग सरफेस टू एच हाइट, यही बोलेंगे ना हम लोग, इन मूविंग सरफेस टू एच हाइट। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो? सरफेस टू एच हाइट नहीं बोलेंगे, मतलब सरफेस से एच हाइट ऊपर ले जाने के प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो ये वाला वर्क डन, सरफेस टू एच हाइट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। सरफेस से एच हाइट ऊपर ले जाने के प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उसको हम लोग बोलेंगे बेसिकली वर्क डन। अब सोचो, अगर ये बॉडी अपने इनिशियल सिचुएशन में इस जगह पे था तो ऑब्वियसली बात है कुछ देर के बाद बॉडी इतना नीचे आ गया, मतलब ये दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक फोर्स लगा, दिस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, m इंटू जी बोलेंगे। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में है तो s इज इक्वल टू एच बोलेंगे, है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज एफ एस कॉस थीटा, ऐसे बोल सकते हैं। अब समझोगे f का वैल्यू mg हो गया और s हो गया ये h, और ये तुम्हारे पास कितना हो गया, cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में प्लस mgh आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये जो वर्क डन है, हाँ बात समझोगे, ये जो तुम्हारे पास वर्क डन आया, दिस वर्क डन इज व्हाट, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग एच हाइट टू सरफेस, एच हाइट से सरफेस पे ले जाने के प्रोसेस में जो वर्क डन किया दैट विल बी mgh। यही है ना स्टूडेंट्स, समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो भाई यस और नो स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे समझे, अरे बोलो भाई समझ आ रहा है आप सभी को, यस और नो? यस सर। ओके, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस mgh, कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। सो W इज इक्वल टू कितना, तो प्लस mgh हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? अरे यस और नो बोलो। तो प्लस mgh कब हो जाएगा, तो इसको वो उस वक्त होगा, दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी, सॉरी बॉडी बोलेंगे कि वर्क डन बाय दी वेट फोर्स, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्क डन बाय दी वेट फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन बाय दी वेट फोर्स इन मूविंग ऐसे बोल सकते, कहाँ से कहाँ तक, एच हाइट टू, ऐसे बोलेंगे ना स्टूडेंट्स, एच हाइट टू सरफेस, नहीं बोलेंगे बच्चों। अरे बोलिए यस और नो स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से, तो कब वर्क डन नेगेटिव आया, कब वर्क डन पॉजिटिव आया, क्या आपको ये बात समझ आया, यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। अरे बोलो बच्चों। यस सर। हाँ चलो, आप समझेंगे यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, दोनों तो हमारा वर्क डन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में किसको बोलेंगे। जैसे कि हम आपको बोले कि अगर हम लोग सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या बनाते हैं, जीरो बोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोलेंगे, तब हम लोग यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और वो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या बोलेंगे, उस चीज़ को समझो बच्चों। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक लेवल है, अगर हम लोग सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोल रहे हैं तो ये एच हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो वही वर्क डन होगा, लेकिन वो वर्क डन कौन सा वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन को लेंगे स्टूडेंट्स। मतलब ये तुम्हारे पास U इज इक्वल टू mgh, नहीं समझे। तो ये जो पॉजिटिव वर्क डन आता है, तो जब ये बॉडी कुछ एच हाइट पे था, एक सर्टेन पोजीशन पे था, बात समझ गए, जब ये बॉडी कुछ एच हाइट पे था तो एच हाइट एक सर्टेन पोजीशन है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, और वो एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, mgh, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे इस सिचुएशन में। अरे बोलो भाई यस और नो, जल्दी बोलिए, समझ गए। Yes. हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे, देखो यहाँ से, व्हेन, एक बात समझोगे, व्हेन द बॉडी इज एट सर्टेन हाइट h, बात समझोगे, इज एट सर्टेन हाइट ऐसे बोलेंगे, इज एट सर्टेन हाइट h, दैट मीन्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दैट मीन्स, ठीक है ना, अगर कोई बॉडी जो कि एक सर्टेन हाइट h पे है तो दैट मीन्स इट इज हैविंग सम एनर्जी स्टोर्ड, ऐसे बोलेंगे ना स्टूडेंट्स, सम एनर्जी स्टोर्ड, एज कौन सा एनर्जी में स्टोर्ड होगा, जितना वर्क डन है, ऊपर लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, लेकिन वो पॉजिटिव में लेंगे स्टूडेंट्स। तो प्लस mgh जो एनर्जी है वो उसमें स्टोर्ड है, स्टोर्ड एज प्लस mgh, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ऐसे बोलेंगे, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ गए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बोलो बच्चों यस और नो, बात समझेंगे यहाँ पे, पहले आप लोग बोलिए बच्चों, समझ आया आपको? Yes.
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो उस समय उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इसके पास, तो mgh स्टोर्ड होगा। बात समझ में आया। लेकिन ये जो W इज इक्वल टू माइनस mgh, ये वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, कोई m मास के बॉडी को सरफेस से h हाइट ले जाने की प्रोसेस में जो वर्क डन है वो माइनस mgh है, और प्लस mgh क्या है, कोई बॉडी को क्या होगा, h हाइट से सरफेस पे ले जाने के प्रोसेस में जो वर्क डन है वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, प्लस mgh है। बात समझ में आया क्या बोले, प्लस mgh है, ठीक है ना। इस तरीके से अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर हम लोग अब यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर होता है सिस्टम में वो बेसिकली पोजीशन की वजह से होता है स्टूडेंट्स। सिस्टम में कभी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा तो पोजीशन की वजह से होगा। मान लो कि अगर आपके पास ये वाला सरफेस है, बात समझ गए, ये सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाने के प्रोसेस में, इस सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाने के प्रोसेस में हमने कुछ वर्क डन किया, हमने कुछ वर्क डन किया। बात समझोगे स्टूडेंट्स, सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाने के प्रोसेस में हमने कुछ वर्क डन किया। तो इसका मतलब जब ये बॉडी इस पोजीशन पे होगा, समझ आ रहा है, जब ये बॉडी कहाँ होगा, कुछ इस सर्टेन पोजीशन पे होगा, तो इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगा। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो, है ना। तो वो एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, ऑब्वियसली बात है, इसको नीचे ले जाने के प्रोसेस में, इसका ऊपर ले जाने के प्रोसेस में जो वर्क डन है वही एनर्जी है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे किस में लेंगे, तो पॉजिटिव में लेंगे, मतलब U इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। तो ये इस सिस्टम का एनर्जी, मतलब इस बॉडी का एनर्जी हो गया। अरे बोलो बच्चों यस और नो, यस। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे, राइट। तो समझ आया, अरे यस और नो बोलो, यस। अब एक चीज़ लॉजिकली सोचो, है ना। ये तो हम लोग एक बात बोले, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम लोग बोल रहे हैं कोई भी बॉडी है उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, लिखो सभी कोई लिखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट, बात समझोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है ना। तो समझ में आया, किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है, उसको हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड एज चेंज, तो इसको वैसे किस में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन चेंज, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन चेंज। बात समझ में आया, ये हमेशा हम लोग इसमें किसको कैलकुलेट करते हैं, चेंज में कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रहे स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, अरे बोलो यस। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन चेंज, राइट, इसको हमेशा हम लोग चेंज में कैलकुलेट करते हैं, ओके। अब चेंज में मतलब क्या, इसका क्या मतलब, जैसे कि अभी हम आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट में समझाए, क्या समझाए कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इस सर्टेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस सर्टेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है, तो ऑब्वियसली मैंने सरफेस पे जीरो माना ना, जब हम लोग सरफेस पे जीरो माने तब तो हम लोग बोले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अरे है कि ना स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो, यस। हाँ, अगर हम लोग सरफेस पे जीरो कंसिडर कर रहे हैं तभी हम लोग बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh है। बात समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, है ना, सरफेस पे जीरो, तो इसका मतलब इसको हमेशा हम लोग चेंज में मेजर करते हैं। मतलब कि सोचो यहाँ पे जीरो मानने का क्या मतलब है, मतलब हम लोग सरफेस को रेफरेंस पॉइंट माने हैं, मतलब ये जो सरफेस है हम लोग सरफेस को क्या अज्यूम किए, सरफेस इज रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम लोग सिस्टम को देख रहे हैं। बात समझ गए, रेफरेंस, सरफेस इज रेफरेंस, तो जहाँ जिसको भी रेफरेंस मानेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि अगर हमारे पास एक अर्थ ले लिए, यहाँ पे मान लो एक अर्थ ले लिए स्टूडेंट्स, है ना, तो मान लो कि दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, और ये इसका सरफेस है स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, मान लो कि दिस इज द सरफेस। तो अभी तक हम लोग क्या कंसिडर किए थे कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और आपको पता है कि हम कुछ और चीज़ यहाँ पे दिखा दें, जैसे कि मान लो कि ये इसका रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो दिस इज वी आर टेकिंग इट एज रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। मान लो कि आप पहले सरफेस बॉडी कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, ऐसे हम लोग जैसे इसको इमेजिन कर लिए,
पहले बॉडी सपोज कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में था, मतलब यहाँ पे कहीं पर था, यहाँ पे था। तो जब बॉडी कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे, या सोचो इससे पहले हम बोले कि इसको कुछ h हाइट ऊपर लेके गए, इस तरीके से इस पर्टिकुलर बॉडी को हमने कुछ h हाइट ऊपर लेके गया यहाँ पे, ओके। तो जैसे हम इसको h हाइट ऊपर लेके गए, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे ऐसे लेकर के गए, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। ओके जैसे हम लोग इस बॉडी को कहाँ लेके गए, h हाइट ऊपर, ओके इसको हम लोग h हाइट ऊपर लेके गए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इसके पास h हाइट ऊपर, हम लोग ये उस समय का सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं, बात समझोगे। जब जो आपके पास जो h हाइट है दिस इज वेरी मच लेस कंपेयर टू r, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में हाइट को हम बहुत छोटा कंसिडर है, बहुत छोटा सा हाइट के लिए है। तो उस समय हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, अभी हम लोग आपको समझाए कि यहाँ पे लिख रहे थे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अरे बोलो स्टूडेंट्स, तभी तो हम लोग उस जगह पे mgh बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस को हमने रेफरेंस पॉइंट माना, बात समझोगे। जब हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट माना, बात समझोगे, जब हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट माना तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर कर लिया। अरे बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो इसको हमने जीरो कंसिडर कर लिया, तो हमने यहाँ पे बोला पोटेंशियल एनर्जी इतना है। अब सोचो कि हम इसको सरफेस को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ को, बात समझोगे। अगर सेंटर ऑफ द अर्थ को रेफरेंस पॉइंट माना जाए, तो इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाए, तो इसका मतलब हम लोग अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो किए। तो ऑब्वियसली बात है जब ये सरफेस पे होगा तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस समय हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो -G∠M⁻r होता है। समझ आ रहे स्टूडेंट्स। तो उस सिचुएशन में जो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब U, इसको मान लो U0 है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट पोटेंशियल एनर्जी इज, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली U0 मतलब सरफेस पे जितना होगा प्लस mgh। बात समझ गए, वो छोटे से हाइट के लिए, समझ गए। हम आपको क्या बोले, अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसिडर करते हैं तो फिर हम इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, तो mgh बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता नहीं है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ को रेफरेंस मान लेंगे तो इस सिचुएशन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो -G∠M⁻r होगा। तो ऑब्वियसली बात है h हाइट पे ये -G∠M⁻r प्लस mgh करना पड़ेगा। अरे बोलो बच्चों, यस और नो, समझ आया आपको। अरे बच्चों बोलिए हाँ या ना। हाँ चलो, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, -G∠M⁻r डिवाइडेड बाई r, ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में पोटेंशियल एनर्जी को, बोलो यस और नो। अरे बाकी लोगों से आवाज ही नहीं आ रहा है, बाकी स्टूडेंट से। हाँ यस सर। ओके चलो, यहाँ पे इस तरीके से कुछ हुआ। अब सोचो, अब लॉजिकली एक चीज सोच के देखो, हम लोग जो सेंटर ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, क्या एक्चुअली में सेंटर ऑफ द अर्थ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है? तो आंसर स्टूडेंट्स नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा अर्थ है ये सन के चारों ओर घूम रहा है। बात समझोगे, ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, समझ गए ना। ये सन के चारों ओर घूम रहा है, तो अगर ये सन के चारों ओर घूम रहा है स्टूडेंट्स, बात समझोगे, अगर ये सन के चारों ओर घूम रहा है, समझोगे बात को, तो ऑब्वियसली बात है सन की वजह से इसका जो सरफेस है स्टूडेंट्स, कौन सा सरफेस का बात करेंगे, बात समझोगे, जो इसका सरफेस है, ये सरफेस मतलब इसका सरफेस नहीं, इसके सेंटर पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो कितना होगा, अगर इसका मास कैपिटल M है और ये अर्थ का मास अगर स्मॉल m है, तो सेंटर पे आपके पास G∠M⁻r होगा। अगर ये r नाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, तो इसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। उस समय हम लोग सन को रेफरेंस माने और यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसिडर किया, जीरो कंसिडर किया, तो हमने सेंटर ऑफ द अर्थ पे इतना पोटेंशियल एनर्जी बोला। अब लॉजिकली सोचो, फिर यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है जो अभी हम आपको समझाए। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ अगर आपको पता है तो इससे h हाइट लेके जाओगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा। अरे समझ में आया हम क्या बोले, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अरे यस और नो बोलिए। अरे सबका मुंह सूख गया, समझ नहीं आ रहा है क्या, समझ आया ना। हाँ चलो,
तो ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब जो हम लोग बोल रहे सेंटर ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रहा है। बात समझ गए ना? तो सन के चारों ओर घूम रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, तो अब उस सेंटर ऑफ द अर्थ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U इज इक्वल टू G मास ऑफ द सन इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। तो वो उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उसके सेंटर पे स्टोर होगा। तो लेकिन हम लोग सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब हम लोगों ने क्या अज्यूम किया? रेफरेंस पॉइंट किसको मान लिया? तो सन को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो सन को रेफरेंस पॉइंट माना मतलब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 बोलेंगे। अगर सन को पोटेंशियल एनर्जी 0 बोलेंगे तभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर आप ध्यान से एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा समझोगे, अगर आप थोड़ा लॉजिकली कोई चीज़ को जानते हो, तो क्या सन जो है वो फिक्स्ड होता है? बोलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और डीपली अगर हम लोग गए तो क्या सन हमारा फिक्स्ड होता है? ये सन भी किसी के चारों ओर घूम रहा है। बात समझ में आया? तो सन के पास भी क्या हो जाएगा? सन के सेंटर पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, वो हमेशा मूविंग स्टेट पे होता है। वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर वो उसके अराउंड वो घूमते रहता है। ये आप हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ोगे बेटर से। इसीलिए हम आपको ये स्टेटमेंट बोले कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन चेंज। बात समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। बाकी बच्चों अरे बोलो स्टूडेंट्स। हाँ, दैट इज वे इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन चेंज। इसको हमेशा लोग चेंज में कैलकुलेट करते हैं। चलो, ये चेंज में कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको थोड़ी देर में और बताएंगे, राइट? अच्छा, इतना समझ आया सभी को स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, राइट? इतना हम लोग यहाँ पे समझ गए कि बेसिकली मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़िया से हम लोग यहाँ पे समझे, ठीक है? थोड़ा सा और इसमें करेंगे, खैर वो बाद में। चलो देखो ध्यान से, इस सेकंड स्टेटमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि हम क्या आपको बताएं दूसरे स्टेटमेंट का। अब एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोले नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे बात समझिएगा, ठीक है ना? ये बेसिकली क्या होता है? दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी सिस्टम। समझ गए ना? ये एक्चुअली में क्या होता है? टू फॉर्म एनी सिस्टम। बात समझ गए? टू फॉर्म एनी सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कोई भी इंडिविजुअल बॉडी का नहीं निकलता, ये हमेशा सिस्टम का निकलता है। अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं mgh है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? हमने कहीं ना कहीं पे 0 कंसिडर किया है। बात समझ में आया? तभी हम लोग वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को mgh बोल रहे हैं, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी सिस्टम इज कॉल्ड, बात समझोगे, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये होता है। जैसे अगर हम लोग लॉजिकली सोचोगे तो हमारा जो अर्थ है, समझ गए, ये अगर हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ को बनाने के प्रोसेस में भी हमको कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। जब हमारा ये अर्थ बना होगा तो ऑब्वियसली इसको बनाने के प्रोसेस में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वी विल डिस्कस इन लेटर, मतलब जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो जो वो जो बात समझोगे स्टूडेंट्स, वो जो वर्क डन है, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे स्टोर हो जाता है। अब लॉजिकली सोचो, अगर इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो उस अर्थ का इंटरनल एनर्जी भी कहलाता है। हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? बात समझोगे स्टूडेंट्स? इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब पहली बार भगवान इस अर्थ को बना रहे थे, हमारा जो अर्थ है इसको बना रहे थे, इसको बनाने की प्रोसेस में कुछ वर्क डन किया। वो वर्क डन इस सिस्टम को बनाने की प्रोसेस में किया गया वर्क डन हो गया, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बोलेंगे, समझ गए? और जिसको हम लोग इस अर्थ का इंटरनल एनर्जी भी बोलेंगे। बात समझोगे? अब ये इंटरनल एनर्जी जो होता है वो कहाँ रहता है? तो ऑब्वियसली बात है ये अर्थ पे स्टोर होगा, तो कुछ ना कुछ फॉर्म में तो बाहर निकलेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ अगर वर्क डन हुआ है तो ऑब्वियसली बात है ये जो वर्क डन है कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये बाहर निकलेगा। बात समझ गए? तो ये जो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? अगर मान लो ये तुम्हारे पास अर्थ है, तो ऑब्वियसली इस अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा स्टूडेंट्स। बोलो स्टूडेंट, यस और नो? अरे बोलो, ये अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना, तभी ना इसमें कोई दूसरे बॉडी को ले जाते हो तो यह अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे एप्पल गिरा तो एप्पल तुरंत अर्थ की तरफ चला जाएगा,
ऐसा अट्रैक्शन होता है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो। तो Yes, sir. इसका अपना स्टोर होगा, मतलब इसके अंदर कुछ एक एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब इस अर्थ के अंदर हम लोग ऐसा बोलेंगे, समझ गए, अर्थ के अंदर अपना कोई एक एनर्जी स्टोर्ड है, जो एनर्जी को हम लोग अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आया, क्या बोलेंगे, अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे या उस अर्थ का इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। वो जो इंटरनल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म पे इसके चारों ओर स्प्रेड हो जाता है। बात समझ गए, समझ गए स्टूडेंट्स, इसके चारों ओर स्प्रेड हो जाता है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरे एम मास के बॉडी को लेकर के आओगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यही रीजन है कि कोई भी चीज को अगर हम लोग नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, वो अर्थ से टकराता है। क्यों टकराता है अर्थ से आपको समझ आया स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो बॉडी है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अरे बोलो स्टूडेंट, समझ आ रहा है आपको स्टेटमेंट का मतलब, Yes, sir. समझ आ रहा है। तो जिसको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर क्लास के बाद आज अपना जो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो जो हम आपको भेजेंगे उसको गो थ्रू कर लेना बढ़िया से, बिकॉज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं आज, राइट। तो बात समझिए, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसे बोल सकते हैं। और इंटरनल एनर्जी भी इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम आपको बताएं, और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कुछ इस तरीके से। अब बात समझोगे स्टूडेंट्स ध्यान से, तो इस बॉडी का हम लोग इसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पे समझे, ओके। अब नेक्स्ट समझो इसमें आगे क्या होगा, इसमें क्या बोले, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यही ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म पे स्प्रेड हो जाता है। ऐसे बोले ना कि अगर उस अर्थ के अंदर, अर्थ को बनाने की प्रोसेस में जो हमने, मतलब जो एनर्जी खर्चा किया गया है, बात समझ गए, अर्थ को बनाने की प्रोसेस में जो एनर्जी खर्चा किया गया है वो एनर्जी अर्थ के अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, अर्थ को बनाने की प्रोसेस में जो एनर्जी खर्चा किया गया है वो एनर्जी अर्थ के अंदर स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझोगे, अब वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म पे इसके चारों ओर स्प्रेड हो जाता है। बात समझ गए, बोलो स्टूडेंट, अरे ऑफलाइन वाले बोलो, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, इस कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस एनर्जी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इज स्प्रेड देखो समझोगे स्टूडेंट्स, है ना, दिस एनर्जी इज स्प्रेड, दिस एनर्जी इज स्प्रेड इन टर्म्स, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एनर्जी है स्प्रेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसी चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। तो फील्ड कोई नया चीज नहीं होता स्टूडेंट्स, फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का एनर्जी ही है। बात समझ गए, जो उस सिस्टम को बनाने की प्रोसेस में खर्च किया गया एनर्जी है, जो उसके चारों ओर स्प्रेड हो गया। सिमिलरली ये हर जगह पे होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं है। सपोज कि मेरे को कोई ऐसा एक चार्ज सिस्टम बनाना है, समझ गए ना, प्लस क्यू, तो ऑब्वियसली बात है ये चार्ज सिस्टम बनाने की प्रोसेस में, ये जो चार्ज सिस्टम है इसको बनाने के प्रोसेस में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। इस चार्ज सिस्टम को बनाने की प्रोसेस में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। ये जो वर्क डन है वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे स्टोर हो जाता है। समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बात समझ में आया। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे स्टोर हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। समझ गए, तभी कोई दूसरे चार्ज बॉडी को अगर आप यहाँ पे लेके आ जाओगे, कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी को, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम को बनाने की प्रोसेस में खर्च किया गया एनर्जी है, ठीक है ना। वही लिखे, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बात समझ गए ना, किसी भी सिस्टम को बनाने की प्रोसेस में खर्च किया गया एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी होता है। अब वो एनर्जी कहाँ जाता है, तो वही एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर के टर्म पे इसके चारों ओर बिखर जाता है। अगर वो इलेक्ट्रिक सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों के टर्म में बिखर जाएगा। अगर वो मैग्नेटिक सिस्टम है तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में चारों ओर बिखर जाएगा। बात समझ में आया स्टूडेंट्स, यस और नो बोलिए। हाँ समझ गए। तो दिस इज बेसिकली, अगर नहीं समझ आ रहा है स्टूडेंट्स तो अभी तो पूरा सुनो, लेकिन एक बार जब क्लास लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एक बार वापस से इसको सुन लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ओके। सो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द एनर्जी
दिस एनर्जी इज स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां तक समझ आया बच्चों? यस सर। आप अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपके काम का है, राइट। अब आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ना, द पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज में लगता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। बात समझ गए? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is only applicable in कंजर्वेटिव फोर्स। आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताए थे स्टूडेंट्स? बताओ तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? कोई बताओ, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? जोर से बोलो। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो पाथ पे डिपेंड करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है? कंजर्वेटिव फोर्सेज में एप्लीकेबल है। बात समझ गए? द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एप्लीकेबल इन कंजर्वेटिव फोर्सेज। वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज में एप्लीकेबल है। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो। आपको समझ आ रहा है कि हम क्या बोले? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है? कंजर्वेटिव फोर्सेज में एप्लीकेबल है, इज ओनली एप्लीकेबल इन कंजर्वेटिव फोर्स। इसीलिए जो मेन स्टेटमेंट जो होता है, बात समझोगे, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग लिखते हैं माइनस डेल्टा यू, क्योंकि जैसे कि हम आपको बताया कि किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है। इसको हमेशा हम लोग किस में निकालते हैं? तो चेंज में निकालते हैं। बात समझ गए? अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी हम लोग ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पे जीरो कंसिडर किया है, तभी हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? तो माइनस डेल्टा यू होता है। ये स्टेटमेंट है। अब सवाल ही उठता है कि व्हाई दिस माइनस एंड व्हाट इज दिस डेल्टा यू। तो यहां पे आप देखोगे ध्यान से, तो डेल्टा यू मतलब क्या है? डेल्टा यू क्या है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? चेंज में कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? तो वेल डेल्टा यू इज बेसिकली व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है? और यह नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लोग देता है, मतलब नेगेटिव जो साइन है ये बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। फॉर्मूला भी हम लोग ले लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स? अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव साइन सजेस्ट, बात समझोगे स्टूडेंट्स, सजेस्ट force and displacement is in opposite direction। बात समझ गए? ये यहाँ पे ये बताता है opposite direction, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन लिखा गया है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, मतलब नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप समझोगे स्टूडेंट्स ध्यान से? जैसे कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे सपोज आपके पास कोई अर्थ है, वही चीज़ को वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये हमारे पास सेंटर है और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? तो हम आपको बोले सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर है, और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे बोलेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से, समझ गए? अगर हम लोग कुछ इसको इस तरीके से बोले और ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, बात समझोगे? ये हमारे पास जो है बॉडी है और इस बॉडी को थोड़ा सा हम ऐसे दिखा रहे हैं, और इस यहाँ पे ये हमारे पास जो है इसका सरफेस है, इसको हम लोग ऐसे सरफेस कंसिडर कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग इसको सरफेस कंसिडर कर लिए। बात समझ में आया? तो सरफेस कंसिडर कर लिए। अब इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बात समझोगे? इसको हम लोग मतलब इस बॉडी को कुछ h हाइट ऊपर लेके गए, यहाँ पे कहीं लेकर के गए। ओके, देखोगे ध्यान से, तो इसको कुछ यहाँ लेकर के गए, तो यहाँ जैसे ही हम लोग लेकर के गए तो यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी बोलना है कि नहीं स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी कुछ बोलना है। बोलो बच्चों यस और नो। समझ में आ रहा है? मान लो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो यू बी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? और अभी आपको क्या बताए? वर्क डन बाय, अगर मान लो इसका जो हाइट है, मतलब इसको कुछ h हाइट ऊपर लेके गए हो, इस बॉडी का मास अगर m है तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे? वॉट एवर इट इज। बात समझ गए? वर्क डन बाय क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है
दिस इज द इनिशियल पॉइंट और ये वाला आपके पास कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होता है डेल्टा यू, और ये होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब क्या हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, ऐसे बोल सकते हैं ना इस सिचुएशन में। अरे बोलो बच्चों यस और नो, अरे बोलो यस और नो, समझ में आया। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू ए माइनस यू बी। अब लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, अगर हम आपको बोले यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है समझोगे सरफेस पे मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो हम आपको बताए कि ये होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, जहाँ पे आर आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है और एम जो है बॉडी का मास है और कैपिटल एम जो है वो सन का सॉरी अर्थ का मास है, तो यहाँ पे इतना होता है। तो यू ए की जगह पे वी कैन राइट जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई कितना, तो कैपिटल आर, और यू बी मान लो कि अगर हाइट बहुत ये कम है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इस सिचुएशन में हम लोग यू बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना बोल सकते हैं, तो माइनस एम जी एच। बात समझ गए, बोलो स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो यस और नो, आपको समझ में आया कैसे किए, हाँ या ना बच्चों? यस। हाँ चलो, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कुछ इस तरीके से होता है। तो ये पूरा हम आपको यहाँ पे समझा दिए कि ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, बात समझ गए? तो ये इस तरीके से कुछ हुआ। बाकी जो इसके जो कॉन्सेप्ट है फर्दर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। हम आपको बताए थे कि स्प्रिंग फोर्स इज द एग्जांपल। बहुत ब्लड दिखाई दे रहा है। क्या मतलब स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रहा है? हाँ सर। पूरा ब्लर है सर मतलब ब्लर है पूरा नहीं, मतलब कैसे बताए, हल्का हल्का। समझ में आ रहा है जो लिख रहे हैं? नहीं सर मतलब बाकी सबको कैसा दिख रहा है अदर्स? क्लियर है पूरा? सर ठीक सर है। क्लियर है। अच्छा, तो शायद श्रद्धा तुम्हारे साइड से नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा, आप एक बार रीजॉइन करो, ठीक है ना, और हाँ। एक बार एयरप्लेन मोड को ऑन करो, मतलब उसके बाद फिर ऑफ करो, तो जिससे नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। हाँ सर कर एक बार रहे। करके अंदर आओ। देखो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स समझ आ रहा है? नेक्स्ट किसको पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? तो स्प्रिंग फोर्स को करेंगे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे स्टूडेंट्स बोलिए स्प्रिंग फोर्स, अगला क्या करेंगे स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स में भी हम लोग समझते हैं कि बेसिकली स्प्रिंग फोर्स में हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी को लगाएंगे, राइट। देखो स्प्रिंग फोर्स में क्या किए हम लोग, सपोज कुछ इस तरीके से एक मतलब ऐसा एक सिस्टम कंसिडर कर लिए, बात समझोगे? यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लिए, ओके। चलो अब देखो, मान लो कि यहाँ से कुछ ऐसे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली द स्प्रिंग, ओके। और यहाँ पे कोई एक ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के दिया हुआ है, जिसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट ये बोल सकते हैं। अभी फिलहाल ये जो स्प्रिंग है दिस इज इन नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ समझते हो स्टूडेंट्स क्या होता है? बोलो नेचुरल लेंथ क्या होता है? बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लेंथ? हरनीत, अरे बोलो बच्चों। स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। रहता है। जैसे स्प्रिंग को अगर हम लोग जस्ट ऐसे प्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो अपने रेस्ट में ओरिजिनल रखने पे जो उसके रहता है वो length। वैसे ही रखा रहेगा, मतलब उतना, उसको नेचुरल लेंथ बोलते हैं। बात समझ गए? ये मान लो ये नेचुरल लेंथ पोजीशन है और ये बेसिकली हम लोग इसको कुछ x इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिए। अब क्या किए कि ये स्प्रिंग को हमने ऐसे स्ट्रेच किया, बात समझोगे? स्प्रिंग को क्या किया हमने, ऐसे स्ट्रेच किया, खींचा। तो ऑब्वियसली बात है जैसे इसको खींचेंगे तो बात समझोगे, ये मान लो x इज इक्वल टू x1 का पोजीशन है, समझ गए? फिर दूसरी बार में ये स्प्रिंग को वापस से खींचा और यहाँ पे हम आपको बोले कि इसको खींच के कुछ हम लोग यहाँ पे लेकर के आए, तो x इज इक्वल टू x2। जैसे कि हम आपको समझाए कि अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे बोलना है तो कहीं ना कहीं पे मेरे को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि x इक्वल टू 0 मतलब नेचुरल लेंथ के पोजीशन में हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, 0।
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, तो ux1, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया, तो ux2 मान लिया। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे, बात समझोगे। तो जैसे कि हम अभी आपको समझाए कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या होता है, माइनस डेल्टा यू होता है स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, यही आपको समझाए ना। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज मतलब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अरे बोलो बच्चों यस और नो, अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, आपको समझ आ रहा है ना? अरे बोलो बच्चों यस और नो, चलो यस हाँ। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हम लोग कुछ इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, आप समझोगे ध्यान से। तो अगर मान लो कि ux1 हमको पता करना है, तो बात समझोगे ध्यान से। तो मैंने ये जो तुम्हारा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने इधर खींचा है कि नहीं स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। तो अगर हमने स्प्रिंग को इधर खींचा तो ऑब्वियसली बात है दिस पोजीशन इज इनिशियल, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो दिस पोजीशन इज फाइनल, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, दिस पोजीशन इज इनिशियल एंड दिस पोजीशन इज फाइनल, हम लोग कुछ इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम लोग इसको कंप्रेस करते, बात समझोगे, अगर हम लोग इसको कंप्रेस करते मतलब x2 से x1 पे लेकर के जाते, तो इस सिचुएशन में ये इनिशियल हो जाता और ये वाला कितना हो जाता, फाइनल। अरे बोलो बच्चों यस और नो, समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेच किया तो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट, इस तरीके से। आप समझो ध्यान से। अब इसके कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, है ना। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, बात समझोगे, यू इनिशियल, तो इनिशियल कौन सा है, तो ux2 है, नो ux1 है कि नहीं स्टूडेंट्स। और ये कितना हो जाएगा, माइनस यू, बेसिकली आप समझोगे ध्यान से, तो ये बेसिकली कितना हो गया, ux1 हो गया, और ये बेसिकली आपके पास हो जाएगा ux2। ये स्टेटमेंट समझ आया स्टूडेंट्स, अरे बोलो हाँ या ना। ये स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा ये आपको क्लियर हुआ, अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। चलो अब सोचो, अभी हम लोग कुछ देर के लिए इसको ब्लॉक करके एक चीज को सोचते हैं यहाँ पे। सपोज अगर हम लोग मान लो कि ऐसे ही हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग है, बात समझोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एक स्प्रिंग कंसिडर, एक सरफेस कंसिडर किया, और यहाँ पर एक हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया ऐसे, और ये मान लो दिस इज बेसिकली द नेचुरल लेंथ, ये हमारे पास नेचुरल लेंथ पोजीशन है, और ये हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 किए, और इसमें फोर्स कांस्टेंट को हमने k कंसिडर किया, और जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया, मान लो इसको हमने स्ट्रेच किया ऐसे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, मतलब मान लो x इक्वल टू x ही मान लो, इसका मतलब मैंने इसको कुछ इधर x स्ट्रेच किया, समझ गए स्टूडेंट्स। तो अब लॉजिकली सोचोगे, जब ये अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पे था तो वो उसका पोजीशन था, उस पोजीशन में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, मान लो ये तुम्हारे पास जो बॉल है, ये बॉल तुम्हारे पास ऐसा एक सरफेस पे है, तो जब अपना ये जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था तो बॉल ऑब्वियसली बात है सरफेस पे रखा हुआ है, वैसा ही कुछ बात है। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो, अरे भाई बोलो, समझ आ रहे हैं हम आपको क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, मान लो कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है, तो ये कुछ वैसा ही बात है कि जैसे मान लो एक बॉल है वो सरफेस पे रखा हुआ है, तो जब बॉल सरफेस पे रखा हुआ है तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी उस सरफेस पे कितना होगा, 0। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी अज्यूम कर लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू नेचुरल लेंथ पे कितना हो जाएगा, तो 0, ऐसा अज्यूम कर लिए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हम आपको बताए थे कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाले थे, हाफ kx²। अरे बोलो स्टूडेंट, सही निकाले थे ना, क्या निकाले थे, हाफ kx²। सिंपली हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख देंगे, तो हाफ kx² लिख देंगे। अरे है कि नहीं? तो ये मतलब x पोजीशन पे हम लोग हाफ kx² तब बोल सकते हैं जब हमने नेचुरल लेंथ पे उसको क्या कंसिडर किया है, 0 कंसिडर किया है। बात समझ में आया? तो समझ में आया ये वाला बात कैसे हुआ स्टूडेंट्स? तो एक्चुअली में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग बात करेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका क्या होता है, तो ये जो आपके पास आएगा u इज इक्वल टू, तो ये आपके पास होता है हाफ kx², ऐसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली हाफ kx²। समझ आया? यस और नो बोलो, ये फॉर्मूला होता है। और आपको याद होगा वर्क डन में हम आपको निकाल के भी दिखाए थे, है ना, वर्क डन स्ट्रेच करने की प्रोसेस में कितना आया था, माइनस हाफ kx² आया था।
स्ट्रेच करने की प्रोसेस में माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, निकालते ना हम आपको। तो ऑब्वियसली बात है, तो हम आपको बोलते नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोजीशन की वजह से होता है। जब ये स्प्रिंग कुछ इस पोजीशन पे था तो कुछ स्ट्रेच था, है कि नहीं, तो इस पोजीशन में इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया। वही चीज़ को अगर हम लोग ऊपर वाला सिचुएशन में लगाए तो कैसे लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो हाफ के, और आपको पता है कि डिस्टेंस तो x1 है, तो हाफ के x1 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है दिस लेंथ इज x1, ये लेंथ कितना है x1 है, और ये वाला लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, तो x2 है। तो ये x1 स्ट्रेच है, मतलब हम लोग इसको हाफ के x1 स्क्वायर लिखेंगे, और x2 स्ट्रेच है तो इसको हम लोग हाफ के x2 स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ आया, यस और नो बोलो बच्चों। यस कोई दिक्कत आपको समझने में, यस और नो बोलिए। कैसे हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लगाए, है ना, कैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लगाए, तो इस तरीके से जनरली हम लोग बात करेंगे। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, माइनस डेल्टा यू, मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है ग्रेविटेशन में होता है mgh, है कि नहीं। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट हाइट के लिए, जब इस ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जो स्मॉल एच है दिस इज वेरी मच लेस कंपेयर टू आर, तभी एप्लीकेबल होगा। और एक आपको सिखाए थे हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रखोगे, दिस इज बेसिकली द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए स्टूडेंट्स, यस और नो बोलो। यस सर। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया। कोई दिक्कत समझने में, बोलो भाई यस और नो। समझ आया स्टूडेंट्स, बोलो यस और नो। यस सर। ओके यस सर। चलो गुड। चलो ये हो गया इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, नीचे में नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि स्प्रिंग से ही कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, फिर हम लोग फर्दर इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस तरीके से। देखो ध्यान से, सो अगर हम आपको बोले कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक डिस्क है, ठीक है ना, मान लो ऐसा एक सिस्टम है, डिस्क क्या बोल रहे हैं हम, ये तुम्हारे पास ऐसा एक स्प्रिंग है, राइट। हम आपको बोले दिस इज़ द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, है ना, और इसका जो के का वैल्यू हम आपको दे दिए 50 न्यूटन पर मीटर सपोज। अब इस स्प्रिंग को हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे स्ट्रेच किए, तो बेसिकली कहाँ स्ट्रेच किए, तो 1 मीटर से मान लो इसको स्ट्रेच किए 2 मीटर तक। बात समझ गए, 1 मीटर से कहाँ तक स्ट्रेच किए, 2 मीटर तक, है ना, समझ आया। तो हम आपको बोले कि फाइंड वर्क डन, बोलो स्टूडेंट्स फाइंड वर्क डन। इन स्ट्रेचिंग इन स्ट्रेचिंग 1 मीटर टू 2 मीटर, समझ आ रहा है, इन स्ट्रेचिंग 1 मीटर टू 2 मीटर, फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग 1 मीटर टू 2 मीटर। समझ गए स्टूडेंट्स, एक बार ट्राई करो इसको, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर। सिंपल है स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला लगाना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू, यही होता है ना स्टूडेंट्स, मतलब कितना हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। समझ में आ रहा है। तो देखो ऑब्वियसली बात है, हमको इसको इधर स्ट्रेच करना है, तो दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, फाइनल। तो आप देखिए यहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 1/2, के का वैल्यू कितना होता है 50, और कितना स्ट्रेच है इनिशियल पे 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 1/2, के का वैल्यू कितना है 50 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए, 2 मीटर है ना, स्ट्रेच है नेचुरल लेंथ से। बोलो स्टूडेंट यस और नो, अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है आपको, हाँ 2 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है कितना आंसर हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 इंटू 50 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा -3। तो आप देखो ध्यान से, तो ये 25 बार में कटा और ये कितना हो गया -75 जूल्स। समझ आया। अगर आपको ध्यान होगा तो सेम टू सेम प्रॉब्लम हम आपको वर्क डन के कॉन्सेप्ट से भी सिखाए थे, अगर आपको याद होगा, देखो आपको दिखा दे रहे हैं, हाँ। और हम आपको बोले थे कि इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से भी बना सकते हैं, उस सिचुएशन में आपका सम आसान हो जाएगा, खाली आपको फॉर्मूला पता करना है। देखो यहाँ पे वर्क डन के कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट वगैरह करके बताए थे, दिख रहा है स्टूडेंट्स।
Yes. देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, यही वाला है ना क्वेश्चन जो करा है। देखो 1 मीटर से 2 मीटर ही आपको दिए थे, दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है। आंसर कितना आया था, -75 जूल। तो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से किए थे। अरे बोलो बच्चों। Yes. और इसमें सिंपल आपका जो इतना इंटीग्रेशन करने पे मेहनत हुआ, तो इसमें सिंपल आपको खाली अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला लगा देना है। समझ आ रहा है, सिंपल है। अब आप ध्यान से देखो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा ही एक देते हैं हम आपको क्वेश्चन, और अगर हम आपको बोले कुछ ऐसा, ठीक है, इस तरीके से, मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक स्प्रिंग है, समझ गए, ऐसा हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग है, मतलब एक बेसिकली सरफेस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक सरफेस है और हम आपको बोले कि हमारे पास ऐसा एक स्प्रिंग है, राइट। ये बेसिकली नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है, दिस इज बेसिकली इज इन नेचुरल लेंथ पोजीशन। और आप देखो यहाँ पे के का वैल्यू कितना दिए हैं, 50 न्यूटन पर मीटर दिए हैं, 50 न्यूटन पर मीटर। और हम अभी स्ट्रेच स्प्रिंग को क्या किए, तो ये 1 मीटर से, सपोज ये 2 मीटर से यहाँ पे 1 मीटर पे लेके आए, समझ गए, 2 मीटर से 1 मीटर, मतलब आपको समझ आ रहा है कि हमने स्प्रिंग को इधर डिस्प्लेस कराया, समझ गए। बोलो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 2 मीटर से 1 मीटर, मतलब आपने स्प्रिंग को किधर डिस्प्लेस कराया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराया, 2 मीटर से 1 मीटर पे लेके आए, तो कितना वर्क डन करना पड़ा। तो हम आपसे वही पूछे, फाइंड वर्क डन इन मूविंग द स्प्रिंग, in moving the spring 2 meter to 1 meter, 2 meter to 1 meter, समझ गए। फाइंड वर्क डन इन मूविंग द स्प्रिंग 2 मीटर टू 1 मीटर, कोई दिक्कत। समझ आया स्टूडेंट्स, फाइंड वर्क डन इन मूविंग द स्प्रिंग 2 मीटर टू 1 मीटर। अरे बोलो बच्चों, यस और नो। अरे बोलो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया, यस और नो बोलो। अरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पीक, प्लीज स्पीक। यस सर। ओके, चलो बताओ स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको, एकदम आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू, आप इसको यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे कितना, नेचुरल लेंथ से 2 मीटर स्ट्रेच्ड है, तो कितना हो जाएगा, हाफ के इंटू 2 का स्क्वायर, यही होगा ना स्टूडेंट्स। अरे बोलो। Yes. अरे हाँ, तो ये कितना होगा, 4/2 2 हो गया, तो इसका मतलब 2k हो गया स्टूडेंट्स, है कि नहीं। और जब ये यहाँ पे होगा तो दिस इज द फाइनल, तो u फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हाफ k कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर है यहाँ पे, सो 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास k/2 हो गया। सो आपको सिंपली समझ आ रहा है, u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो इनिशियल कितना है 2k माइनस k/2, तो 4k माइनस k, तो 3k/2। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना, 3/2 और k का वैल्यू कितना हो गया 50, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कट गया 25 बार में, और आंसर विल बी 75 जूल्स। समझ आया, आंसर विल बी व्हाट, 75 जूल्स। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, यस और नो। अरे बोलो बच्चों। इसको अगर मान लो यहाँ से यहाँ लेके आते, तो सिचुएशन में ये वाला u इनिशियल हो जाता और ये वाला u फाइनल हो जाता, और कॉन्सेप्ट को सेम वे से सॉल्व करते, आंसर वो समझ में आया। तो सिचुएशन में u इनिशियल आपके पास k/2 हो जाता, फाइनल 2k हो जाता, अगर हम लोग उधर लेके जाते तो, समझ गए, मतलब -1 से +2 तक लेके जाते, तो सिचुएशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है कि नहीं स्टूडेंट्स।
तो k बाई टू Yes. माइनस टू के करना पड़ता तो बात बन जाता। किसी को कोई दिक्कत समझने में, यस और नो? Yes, sir. चलो, सो जस्ट आई एम